तो चलिए आज हम लोग इसमें जीएस वाले पार्ट को हम लोग कवर कर रहे थे। इसका मैं फर्स्ट पार्ट मैं बना रहा था लेकिन मैं वीडियो रुक गया था, इसके लिए यहाँ से मैं सेकंड पार्ट को कवर करूँगा। तो चलिए हम लोग सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ने यहाँ तक बात किए थे, देखिए हम लोग चुकंदर तक बात कर रहे थे, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक। हम लोग बात किए थे जो चुकंदर जो पादप था, जो वो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित कर रहा था, मतलब वो दिखा रहा था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आता था, उल्टा था क्वेश्चन आ रहा था कि क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म कौन प्रदर्शित करता है, तो वो चुकंदर करता है, ठीक। मैं बता रहा था कि C4 पौधे जो चुकंदर है वो C4 पौधे के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी जो C4 पौधे होते हैं वो डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। अब याद रख लेगा, ठीक। अगर कुछ C4 पौधे के नाम दिए हुए इसको याद रख लेगा, जैसे कि कुछ गन्ना है, जैसे देखिए ये गन्ना हो गया, ये मक्का हो गया, इसको याद रख लेगा, ठीक। अब दूसरा था, यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, देखिए मेसोफिल, क्वेश्चन आएगा कि मेसोफिल कोशिकाओं में छोटे और गिरनायुक्त क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब मेसोफिल कोशिकाओं में छोटे और गिरनायुक्त क्लोरोप्लास्ट होते हैं, याद रख लेगा। उसी तरह से एक दूसरा पूछेगा, मंडलीय कोशिकाओं में छोटे और गिरना रहित क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब कि वहाँ पे छोटे आपको पहले वाला में छोटे और गिरना युक्त मिलेंगे, और मंडलीय कोशिकाओं में छोटे और गिरना रहित क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, याद रख लेगा। आगे अब आते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मशरूम के बारे में। मशरूम क्या है, अक्सर एग्जाम में जो पूछा था मशरूम का उपयोग पूछा था कि मशरूम का कौन कौन सा उपयोग है, तो हमने उपयोग जान लेते हैं। वो है बायोगैस के उत्पादन में, कृषि के अपशिष्ट में, और कैंसर के उत्पादन मतलब कैंसर के निवारण में। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि कैंसर के निवारण में किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग मशरूम का प्रयोग करते हैं। और मशरूम का अल्टरनेट नाम है कुकुरमुत्ता, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। मशरूम क्या है, वह एक कवक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पके हुए अंगूर में क्या होता है, तो पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है, इसको याद रख लेगा, ठीक। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है, ठीक। क्वेश्चन था कि पके हुए अंगूर में ग्लूकोज, तो ईजी है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है तो उसमें किस टाइप का ग्लूकोज होता है, तो उसमें डी टाइप का ग्लूकोज होता है, ये समझ रहे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बोला कि अरे ये जो डी टाइप बोलिए, या इसी को हम लोग बोलेंगे ड्रैक्सट्रोज, ड्रैक्सट्रोज, क्योंकि इसी का नाम से डी टाइप ग्लूकोज है, मतलब इसमें जो ग्लूकोज पाया जाता है वो डी ग्लूकोज, इन्हें ऑप्शन में आकर दूसरा दिया रहेगा ड्रैक्सट्रोज टाइप का ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक। और अक्सर ये जानते हैं, अगर पूछे तो ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड्स है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड्स है, इसको याद रख लें। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड्स है, इसको याद रख लें, ठीक। इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसको फार्मूला ग्लूकोज बोलिए, चीनी बोलिए, बात एक ही है। इसका C6H12O6 होता है, इसको याद रख लीजिए, ठीक। देखिए बोल आगे बात करें, ये क्वेश्चन अगर आगे एग्जाम है कि फल शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसे फ्रैक्टोज के नाम से आते हैं। देखिए फ से फल, फ से एफ, दोनों लगाए कि फल शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्रैक्टोज को कहा था, याद रख लीजिए, ठीक। बोले कि मीठे फलों में अधिक फ्रैक्टोज होता है। अगर देखिए दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि फल शर्करा में क्या होता है, तो फ्रैक्टोज होता है, और बोले कि अधिकतर जो फलों में मीठे जो पन का जो कारण है वो क्या कारण है, तो वो है फ्रैक्टोज, इसको याद रखिए, ये फ्रैक्टोज होता है, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, देखिए हम लोग फ्रक्टोज पढ़ रहे थे, तो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड्स है, देखो दिख रहा है, देखो फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड्स शर्करा है। इसका जो फार्मूला होता है वह CH2O और ब्रैकेट में N दे देंगे, ठीक। N क्या है, N का अगर वैल्यू बैठाएंगे तो वो 3 से लेकर 7 तक हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक। एग्जाम में फार्मूला नहीं पूछते, बस हम याद रखिए कि जो फ्रक्टोज है वो उसको फल शर्करा के नाम से जानते हैं, और उसको एक मोनोसेकेराइड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक। और फलों में जो मीठापन का जो कारण है वो कहीं ना कहीं फ्रक्टोज के द्वारा ही होता है, ठीक। आगे बात करें, हम लोग मोनोसेकेराइड्स बोल रहे थे, हम लोग मोनोसेकेराइड बोल रहे थे, तो मोनोसेकेराइड क्या है, बोले कि मोनो जो सेकेराइड्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा भाग है। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो बोलिएगा वो मोनोसेकेराइड्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा भाग मोनोसेकेराइड, ठीक। उसमें से हम लोग पहले फ्रक्टोज क्या था, वो फल शर्करा के नाम से जानते हैं, और वह फलों को मीठा के लिए योगदान देते हैं, ठीक। इसीलिए बोले कि देखो फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है वो फ्रक्टोज है। अगर बात करें तो फलों को जो मीठा जो हमको जो फलों से मीठा जो प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं फ्रक्टोज का ही योगदान है, इसको याद रख लिया। आगे है, देखिए साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बोलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन था, ऑप्शन में से था कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, तो क्यों हिस्सा होना चाहिए, कारण ऑप्शन में था कर्मानुचन को बढ़ाते हैं, मतलब ऑप्शन में था, देखिए पेरिस्टेलिसिस, मतलब कि जो कब्ज की जो घटनाएं होती है वो नहीं होने देगा, तो बोले कि उसको ये बढ़ा देते हैं ताकि जो कब्ज जो शरीर में हो जाता है वो नहीं होने देता है फल और सब्जियाँ, ठीक।
फाइबर जिसको बोलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल पीते हैं तो वह किसके कारण मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन यही था। तो जो अधिक मात्रा में जो कोई शराब पीते हैं तो वह सिरोसिस एक बीमारी है, सिरोसिस नामक बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, आखिर ये जो सिरोसिस है, ये सिरोसिस कहाँ पे होता है, तो ये सिरोसिस यकृत में होता है। और सिरोसिस क्या है, यकृत रिलेटेड बीमारी है। इसमें होता क्या है, इसमें जो यकृत यानी कि जो लीवर की जो कोशिका होती है, बोला कि वो नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर फाइबर का एक नया निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए जो अधिक मात्रा में शराब का जो सेवन करते हैं तो उसको मतलब ये सिरोसिस नामक बीमारी हो सकता है और लास्ट में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हम लोग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि जो अधिक मात्रा में शराब पीते हैं वो किसके कारण मृत्यु हो जाते हैं, तो सिरोसिस के कारण। हाँ, बस अब इतने याद रख लीजिएगा आगे। हाँ, और सिरोसिस क्या है, वह यकृत का बीमारी है। ठीक, अगर पूछे कि ये क्यों मर जाता है, मतलब इस सिरोसिस के कारण, तो उसमें जो कोशिका जो होती है, जो फायदेमंद कोशिका होती है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, शराब पी पी के उसको बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में वहाँ फाइबर का निर्माण हो जाता है, जो कहीं न कहीं हमको जो लीवर का जो प्रोसेस है वो उसको डिस्टर्ब करता है, लास्ट में हमारी मृत्यु हो जाती है। याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन था कि चाय के पत्तियों में क्या होता है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन बताया। चाय की पत्तियों में कैफीन होता है। कैफीन होता है, कैफीन होता क्या है, मतलब कि कैफीन है उद्दीपक। उद्दीपक मतलब कि जब आप चाय पीते हैं तो आपको पूरा फ्रेश सबको नजर आता होगा, ये उद्दीपक है। ठीक, जो व्यक्ति को तरोताजा कर देता है। बस अब ये रखे ऑप्शन में, यही क्वेश्चन में यही भी था कि चाय में की पत्तियों में क्या होता है, तो वो कैफीन होता है। बस इतने याद रख लिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग चाय बोल रहे थे। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा चाय में, जैसे चाय की पत्तियों में कैफीन हो गया तो बोला कि चाय में बीमारी लग जाता है। तो चाय में एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है रेड रस्ट, या ऑप्शन में लाल कीट के नाम से, के नाम से जला जाता है। ये बोला कि जो बीमारी है ये किसके कारण लगता है, तो ये शैवाल के कारण लगता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा कि मतलब रेड रस्ट जो बीमारी है वो किस में लगता है, तो वो चाय में लगता है। ठीक, ये किसके कारण होता है, ये शैवाल के कारण होता है। ये दोनों क्वेश्चन को बढ़िया समझ लगिए। ठीक, आखिर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आखिर जो रेड रस्ट जो बीमारी है वो जो शैवाल के तरह, वो कौन सा शैवाल के कारण लग रहा है। तो शैवाल का नाम है, बड़ा भयंकर नाम है, याद रख लेगा। इसका नाम है सिक्लूरस, सिक्लूरस स्पीसीज परजीवी। हाँ, इसको याद रखना, क्योंकि आजकल होते नहीं कि जो आज के एग्जाम का जो पैटर्न है, लड़के को सिलेक्शन नहीं देना है, उसको रिजेक्ट करना है। इसीलिए आजकल ऐसे उल्टा पुल्टा वो ऑप्शन डाल देंगे और फिर लड़का बोलेंगे सर हम पढ़े नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग का जो लेवल है आपको थोड़ा मैं इंक्रीज करूँ। हाँ, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रेड रस्ट है वह शैवालों के द्वारा मतलब लगता है किसमें, चाय की पत्तियों में। ठीक है, और इसका अगर नाम पूछे जो शैवाल का कौन सा कारण है, तो वह है सेफलेरुस, हाँ, स्पीसीज परजीवी के द्वारा। इसको याद रख लीजिएगा आगे। अब हम लोग आते हैं आगे। क्वेश्चन था जैव ईंधन। हाँ, देखिए अगर ऑप्शन में था कि निम्न में से किसमें जैव ईंधन का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन था जेट्रोपा। हाँ, जेट्रोपा एक पादप है। हाँ, उसके बीजों से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऑयल का निर्माण करते हैं, मतलब ऑयल बनता है जो गाड़ी उड़ी वाले यूज करते हैं। ठीक, बस अब इतना याद रखना कि जेट्रोपा जो इंजन है, जेट्रोपा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैव ईंधन, जैव ईंधन बनाते हैं। हाँ, याद रख लीजिएगा इसको बोला। ठीक, अब आते थोड़ा वर्मी कंपोस्ट के बारे। हाँ, मतलब कि वर्मी कंपोस्ट के लिए, हाँ, जब हम लोग उसको मिश्रण करते हैं तो उसमें नमी कितना होना चाहिए, नमी आर्द्रता बोलिए या इसको नमी बोलिए, बात एक ही है। हाँ, ठीक, तो बोला कि जब वर्मी कंपोस्ट की जब प्रक्रिया करते हैं तो उसमें नमी की बात करें तो उसमें 65% नमी होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें तो बोला कि आखिर एक क्वेश्चन ये था कि नमी कितना होना चाहिए, तो नमी 65%। ठीक, बोला कि वर्मी कंपोस्ट हो जाए किसके द्वारा होता है, एक ऑप्शन में कृमि के द्वारा दिया था। हाँ, कृमि, केचुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, कृमि के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक, और इसके द्वारा एक जैविक खाद बनता है जो मतलब कि खेतों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाला वक्त में याद रख लीजिए, इसका जो एक डिमांड है वो आने वाला बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। ठीक, अब थोड़ा आते हैं दूसरा से, जिस तरह से यहाँ जैविक खाद पे, उसी तरह से एक नाम है जैविक उर्वरक। हाँ, मतलब जैव उर्वरक। ठीक, उसका जो जैव उर्वरक जो निर्माण होता है वो होता है एजोस्पिरिलम के द्वारा। हाँ, क्वेश्चन आएगा ये देखिए, यहाँ था जैव, हाँ यहाँ क्या था, जैव खाद। ठीक, जैव खाद का निर्माण हम लोग कृमि के द्वारा करते हैं। हाँ, अरे क्वेश्चन इसी तरह से बदल के आ जाएगा कि जैव उर्वरक जो बनता है वो किस जीव के द्वारा बनता है। हाँ, वो है एजोस्पिरिलम के द्वारा। हाँ, इसको याद रख ले, उल्टा पुल्टा नाम है लेकिन याद रख ले। हाँ, एजोस्पिरिलम। हाँ, बात करिए क्या है, तो बोले कि इसे जीवित सूक्ष्मजीवों के द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि जो जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा इसको क्या कहते हैं, निर्माण किया जाता है। बस अब ये आपके लिए बस इंपॉर्टेंट ये है कि जैव उर्वरक किसके नाम किसको कहा जाता है, तो वह है एजोस्पिरिलम। बस अब इतने याद रख लीजिएगा आगे। अब ये क्या करता है, जैव उर्वरक है। हाँ, ये एक सूक्ष्मजीवी है, तो ये कहीं न कहीं नाइट्रोजन स्थितीकरण को कहीं न कहीं ये मदद करते हैं, कहीं न कहीं उसमें को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, अब उसी तरह से हम कुछ पढ़ लेते हैं कि जैव उर्वरक जिस तरह से यहाँ एक पढ़े, क्या पढ़े, एजोस्पिरिलम। उसी तरह से एक और भी है जो खासकर बहुत योगदान देते हैं। एक होगा एजोस्पिरिलम जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एग्जाम में पूछा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ये नील हरित शैवाल। हाँ, कहीं न कहीं ये भी नेचर को काफ़ी योगदान दे रहे हैं। पता है ऑक्सीजन जो हम लोग को प्राप्त होता है उसमें शैवालों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक,
क्वेश्चन ये था हाँ कि एफ्ला विष, हाँ बस ये क्वेश्चन था कि एफ्ला जो विष है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो एफ्ला जो विष है वो कवक के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब कवक के द्वारा। बस क्वेश्चन ये था कि एफ्ला विष किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो वो कवक के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक, हाँ ठीक है। तो बोले कि जो ये कवक प्राप्त होता है वो कौन सा कवक से प्राप्त होता है, तो वो नाम है एस्परजिलस। हाँ ये रख के देखिए, क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पूछा है लेकिन यहाँ तक पूछ चुका है कि एफ्ला विष किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा। बोलेगा कौन सा कवक के द्वारा, तो वो है एस्परजिलियस नामक कवक के द्वारा। हाँ यहाँ इसको याद रख लीजिए, एस्परजिलियस। ठीक, क्वेश्चन है कि हरी खाद, हाँ जैसे कि हम लोग जो ग्रीन मैन, हाँ जितने भी जो हरी खाद है खासकर हम लोग खेतों में यूज कर रहे हैं, बोले कि वो किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन था हरी खाद का निर्माण किससे होता है, तो वो सीम नामक प्लांट है, पौधे हैं, उससे हम लोग हरी खाद का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वाला पार्ट जितना मैं आपको बताया हूँ ये पूरे एग्जाम से पूछे गए हैं, आपको काफ़ी फायदेमंद करेंगे पढ़ के। हाँ आप जरूर जाइएगा पढ़ के, फिर पता चलेगा कि सर कितना अच्छा ये आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, हम लोग हरी खाद पढ़ लिए कि जो सीम पादपों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और बोला कि अब ये हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं टॉपिक को, हाँ ह्यूमस। बोले कि मृदा में क्षयमान ह्यूमस, हाँ ह्यूमस का एक प्रकार। देखिए ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस कुछ नहीं होता है। ह्यूमस एक ये होता है कि कोई भी मिट्टी में जो उसका ग्रोथ है, मतलब कि जो उसमें जो कोई भी फसल को हम लोग जब उसमें ग्रो करते हैं, जो उपजने का जो क्षमता होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमस पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ह्यूमस नहीं रहेगा तो उपजाऊपन नहीं रहेगा। ठीक, तो बात करें, देखो मृदा में क्षयमान, ऐसे क्वेश्चन था कि मृदा में क्षयमान की मात्रा को, हाँ उसको क्या कहते हैं, तो उसे ह्यूमस कहते हैं। याद रख लेगा ह्यूमस। अब ह्यूमस है तो उसमें क्या क्या मिला होता है, मतलब ह्यूमस कैसे बनता है। तो देखिए बात करें तो ह्यूमस बनने का ये निर्माण क्या करे, पहले उसमें कुछ पत्ता होता होना चाहिए सड़े वाला, टहनी होने, शाखाएं, जंतु, मृत जंतु को भी जीव जंतु मर जाएगा, उसको सड़ने गड़ने जीवाणु के द्वारा उसको अवघटित करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, अगर बात करें ह्यूमस देख सकते हैं, हाँ वो कैसे कैसे पदार्थ से बनता है। तो पहले वो आपको गाढ़ा भूरा नजर आएगा। ठीक, काले रंग का भी नजर आएगा ह्यूमस। खंडित भी होगा, मतलब टूटा हुआ अलग अलग भाग में बिखरा हुआ रहेगा। अनियमित होगा, मतलब उसका कोई आकार रूप शेप निश्चित नहीं होगा। हाँ, और कार्बनिक पदार्थ होगा। कार्बनिक पदार्थ मतलब कि कहीं न कहीं उसका जो निर्माण हुआ, कॉम्पोजिशन हुआ है, वो टहनी हो गया, मतलब सड़े गले पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। बस अब ऐसे करके मृदा में जो भी चीज़ क्षय होता है, मतलब मृदा में जो भी चीज़ खत्म हो जाता है और जो सड़ गल के बचता है उसे क्या कहते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं। बस आपके लिए बस इतने इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से दूसरा है बायो, हाँ बायो स्टेनिक्स, हाँ बायो स्टेनिक्स और डोलोस्टेनिक जैसी अपूर्व ट्यूमर रोधी। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, देखिए ये दोनों क्या है, एक ट्यूमर जैसे किसी को बीमारी हो जाता है, हाँ तो बोला कि उसको रोकने के लिए हाँ हम लोग क्या करते हैं, तो नाम था बायो स्टेनिक्स और डोलोस्टेनिक्स। हाँ जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंटों को पता लगाने के लिए हम लोग समुद्री स्रोत का प्रयोग करते हैं। ये कुछ मेथड है, ऑप्शन में ऐसे ही था, मैं इसको लिख दिया हूँ ताकि आप याद रहे। बायो क्या लिखा है, बायोस्टेनिक्स और डोलोस्टेनिक के द्वारा, हाँ इसको याद रख लेगा। ठीक, ये किसे प्राप्त करते हैं, ये समुद्री स्रोत के द्वारा हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। ठीक, समुद्री शैवाल में आयोडीन अधिक मात्रा में मिलते हैं। क्वेश्चन था कि आयोडीन आपको कहाँ से अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो समुद्री शैवाल के द्वारा आयोडीन प्राप्त होते हैं। ठीक, समुद्री जो खरपतवार है इसमें जो आयोडीन जो प्राप्त होता है वो समुद्री खरपतवार मतलब कि वीड्स, हाँ मतलब कि उसके द्वारा भी हमें अधिक मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक, खरपतवार, इसमें से अब खरपतवार बोला तो कौन सा खरपतवार है जो अधिक मात्रा में आयोडीन देता है। ठीक, तो उसमें से नाम यहाँ दिया है फियोफाइसी, हाँ फियोफाइसी वो कुल के अंतर्गत आता है। हाँ वो जो खरपतवार है वीड्स है वो कहीं कहीं अधिक मात्रा में आयोडीन हमें देते हैं, इसको याद रख लिएगा। बोले कि यदि व्यक्ति इस खरपतवार का प्रयोग करे तो उसे कभी भी घेंघा रोग नहीं होगा। हाँ हम लोग जानते हैं कि घेंघा जो बीमारी है हाँ वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, लेकिन अगर आप इस खरपतवार मतलब इस वीड्स का प्रयोग करते हैं हाँ तो आपको घेंघा की बीमारी कभी नहीं होगी। हाँ तो याद रखिएगा, बस एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आयोडीन अधिक मात्रा में होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो समुद्री शैवाल से होता है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आगे ये दिख रहा होगा, बात करें कि यदि आलू में स्टार्च को पता लगाने के लिए, हाँ अगर देखिए हम लोग स्टार्च का पता लगाने के लिए हम लोग पता है कि आयोडीन का टेस्ट करते हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में। हाँ तो बोला कि स्टार्च का पता करते हैं आयोडीन के द्वारा, तो जब उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, उसका कलर जो होगा वो नीला काला रूप में वो बदल जाएगा। तो इसको याद रख लेगा, जब भी हम लोग स्टार्च के द्वारा जब हम लोग चेक करते हैं कि आखिर किस में स्टार्च है, तो जब उसमें आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर कैसे हो जाता है, नीला काला में बदल जाता है, इसको याद रख लेगा। देखिए कैल्प हम लोग जिस तरह से पढ़े कि समुद्री शैवाल के द्वारा आयोडीन अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ठीक, उसमें से वो जो बोला कि कुछ खरपतवार है, तो चलिए हम लोग कुछ खरपतवार जानते हैं तो उसको हम लोग शैवाल बोलेंगे। बोला कि कैल्प एक समुद्री शैवाल है और इसमें अधिक मात्रा में आयोडीन मतलब मिलता है या अधिक मात्रा में आयोडीन होता है उसमें, हाँ याद रख लीजिएगा। ठीक, देखिए बोले कि समुद्र में 20 से 30 मीटर की गहराई तक वह जीवित रह सकता है। मतलब देखिए ये मत पढ़िए
मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ये क्या लोग मत बोलिए, देखिए जितने भी जो जीव है, मतलब कि खासकर जीव मत बोलिए, पेड़ पौधे बोलिए, समुद्र के अंदर 20 से 30 मीटर की गहराई तक ही जीवित रह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है वो उतना अच्छा से नहीं होता, वो कम हो जाता है। इसीलिए जितने भी जो पादप रिलेटेड जितने भी जो पौधे हैं वो 20 से 30 मीटर की गहराई तक जीवित रह सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि समुद्र में पादप 20 कितने मीटर की गहराई तक जीवित रह सकते हैं, तो वो 20 से 30 मीटर ऑप्शन में था, मैं बता दिया हूँ। ये ऑप्शन अब याद रख लिएगा कि 20 से 30 मीटर गहराई तक कोई भी जीव क्या रह सकते हैं, मतलब जिंदा रह सकते हैं। मतलब जीव मत बोलिए, पेड़ पौधे बोलिए, बेटर रहेगा। हाँ, पादप। ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन इसको याद रखिएगा, मैं इसको इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, जितने भी जो अध्ययन है ये है, क्या लिखे, अर्बोरिकल्चर, जिसको बोलते हैं वृक्ष संवर्धन। हाँ, ये किसका अध्ययन करता है? ये वृक्षों और खेतियों, मतलब खेती के अध्ययन के बारे में करता है। देखिए अर्बोरिकल्चर, अभी तो इंग्लिश तो जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इंग्लिश ही पूछता है, लेकिन हिंदी को यहाँ पूछ दिया था वृक्ष संवर्धन। हाँ, देखिए हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आजकल एग्जाम क्या करते हैं, इंग्लिश को ही इंग्लिश में लिख देते हैं। लेकिन अब मैं दोनों लिख दिया हूँ ताकि पता चलेगा। वृक्ष संवर्धन की बात करेंगे, या इसको अर्बोरिकल्चर, ये वृक्षों और खेतों, वृक्षों के, हाँ, ये वृक्षों एवं वनस्पति या खेतों से रिलेटेड, वनस्पतियों की खेती से रिलेटेड, मतलब सिंपल देखिए, मैंने कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधे के बारे ही अध्ययन करेगा। हाँ, ये अर्बोरिकल्चर याद रख लेगा। आगे इसमें से एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिए मकड़ी का अध्ययन दिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि मकड़ी का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं। इसमें से नाम इंग्लिशी नाम लिखा है एरेनियोलॉजी। हाँ, एरेनियोलॉजी जो है वो हम लोग मकड़ी का अध्ययन करते हैं, इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन था कीट। हाँ, इसमें से कीट बोले, इसमें से कीट का लाख। हाँ, लाख आपको पता होगा, खासकर महिला बहुत यूज करती है। बोले कि जो लाख का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो कीट के द्वारा होता है। बस ऑप्शन में ये था कीट। हाँ, लाख का जो निर्माण होता है वह कीट के द्वारा। लाख मतलब कोई करोड़ लाख वाला नहीं है। हाँ, लाख मतलब ये है जो आभूषण जो कुदरत से बनता है, ठीक। बोले कि इसका जो लाख का जो कीट के द्वारा निर्माण होता है, ये किसका सर्वाण के द्वारा होता है, तो इसमें से बोले कि एक, मतलब कि एक मादा कीट है जिसका नाम है, देखिए सूरा रंग के, ये सूरा रंग का एक मादा कीट है जिसका नाम है लेसेफिर। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, लेकिन यहाँ से बन सकता है कि लेसेफिर लक्का। हाँ, ये उसका जो कीट का नाम है, सूरा रंग का मादा जो कीट है, इसी के श्रावण से लाख का निर्माण होता है। क्या नाम है? लेसेफर लक्का। हाँ, इसको याद रख लेगा, ठीक। अब लाख से क्या क्या बनता है, हमें दिखा दिया। लाख से क्या, लाख से देखिए वार्निश बनेगा, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनेगा, उसमें से पॉलिश बनेगा, चमड़ा बनेगा, और क्या लिखा, मोहरी लाख बनेगा, नाम है उसके। बिजली का सामान बन सकता है, बटन बनेगा, खिलौना बनेगा, बर्तन और चूड़ियाँ। चूड़ियाँ बहुत फेमस है, ठीक। और लाख के बारे बात करें, इंडिया जो है काफ़ी फेमस है। 2 करोड़ केजी लाख निर्यात भारत क्या करता है, यहाँ से निर्यात करता है। मतलब याद रख लेगा कि अधिक मात्रा में लाख का निर्माण भारत में होता है, और यहाँ से भी हम लोग दूसरे देशों में लाख को क्या करते हैं, दूसरे देशों में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। समझ आइएगा। चलिए आगे, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया हूँ। द्विपद प्रणाली। हाँ, द्विपद प्रणाली जो निर्माण जो किया था, किसने दिया था, वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। जिस तरह से होमोसेपियन से बोलते हैं, मतलब सिंपल बोलिए, आदमी का जो साइंटिफिक नेम जो दिया था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा ही दिया गया था, उसको बोलते हैं द्विपद प्रणाली। इसको याद रख लीजिएगा। और ये कैरोलस लिनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वर्गीकरण का फादर बोलते हैं। वर्गीकरण का फादर मतलब वर्गीकरण का पिता के नाम से कैरोलस लिनियस को हम लोग जानते हैं, ठीक। चलिए ठीक है। अब ये वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम, एक क्वेश्चन था, देखिए यहाँ क्या था, वर्गीकरण का फादर हम लोग कैरोलस लिनियस को किया, ठीक। एक क्वेश्चन बन गया कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम को किसने बताया। हाँ, तो ऑप्शन में था बेंथम और हुकर के द्वारा। हाँ, ये दोनों ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से रिलेटेड थे। हाँ, इसको याद रख लें। ये क्वेश्चन नया था, हमको भी लगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया था, लेकिन अब याद रख लेगा, ठीक है। देखिए वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम कहाँ था, किसने दिया था, मतलब ये किसने दिया था, अब मैं लिखने को समझ आइए, मैं बोल देता हूँ। क्या बेंथम और हुकर के द्वारा दिया था, याद रख लेगा, ठीक। अब देखिए आते हैं सेकेरिन के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे था कि कौन एक पादप उत्पाद नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन में सेकेरिन था। सेकेरिन एक पादप उत्पाद नहीं है, उसको हम लोग खुद बनाए, ठीक। तो अगर पादप उत्पाद कौन कौन था, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था कैफीन, पिपेरिन और निकोटीन, ठीक। मैं देखिए हम लोग अब कैफीन किस में होता है, कैफीन चाय में होता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका, मतलब इस पहले वाला पार्ट में, कैफीन चाय में होता है। पिपेरिन आपको काली मिर्च में मिलेगा। हाँ, और निकोटीन आपको तंबाकू मिलेगा। हाँ, ये वाले तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला याद रखिएगा इसको। हाँ, कि कैफीन आपको चाय में मिलेगा, निकोटीन तंबाकू में, और पिपेरिन आपको काली मिर्च में मिलेगा। चलिए हम लोग सेकेरिन पढ़ रहे थे। हाँ, जिस तरह से बात करें, सेकेरिन एक पादप उत्पाद नहीं है। तो बोला कि आखिर सेकेरिन नहीं है तो कहीं तो करते होंगे, ठीक है। तो बोला कि जो सेकेरिन है वह, उसको हम लोग कृत्रिम मीठा बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कृत्रिम मतलब क्या होता है, कहीं कहीं इंसानों ने उसको निर्माण किया है, कृत्रिम मीठा के नाम से जानते हैं, ठीक है।
आगे आखिर ये जो मीठा लगता है क्यों मीठा लगता है? अक्सर देखिए क्वेश्चन यहाँ तक ही आया है, अभी यहाँ तक भी आएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, कृत्रिम मीठा के नाम से किसे जानते हैं? तो सैकरिन बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर जो सैकरिन में जो मीठापन है, वो मीठापन उसके अंदर होता क्या है? तो उसके अंदर बेंजोइक सल्फा, हाँ देखिए बेंजोइक सल्फिलमाइन होता है। हाँ देखिए सल्फाइलिमाइन है, या पढ़ के थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया हूँ। हाँ कि क्या लिखा बेंजोइक, हाँ सल्फिलमाइन है, इसको याद रहेगा कि जो सैकरिन है उसके अंदर बेंजोइक, हाँ मतलब बेंजोइक पड़ेगा तो पकड़ में आ जाएगा। हाँ बेंजोइक, हाँ सल्फाइलिमीन, ये उसके अंदर ये होता है। हाँ इसको याद रख लीजिए, ठीक। और बात करें जो हम लोग सैकरिन पढ़ रहे थे, आपको शो कर रहा होगा, ठीक। बोले कि सैकरिन पढ़ रहे थे, इसमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इससे कोई एनर्जी, कोई भी ताकत आपको नहीं मिलेगा, ठीक। इसीलिए बोला कि अरे इसमें सुक्रोज अधिक मात्रा में होता है, मतलब इसमें मीठापन बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो खासकर जो शुगर परसेंट है वो इस सबका यूज करते हैं। और शुगर नहीं, आजकल का जैसे भी किसी चीज़ को मीठा करना, खासकर देखिए कोल्ड ड्रिंक हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें अधिक मात्रा में सैकरिन का भी प्रयोग कर दिया जाता है क्योंकि बहुत मीठा लगते हैं। देखिए अब आते हैं नीचे आगे, एक है न्यूरो, हाँ न्यूरोस्पोरा को हम लोग पिंक मोल्ड के नाम से जानते हैं, पिंक मोल्ड। हाँ अब याद रख लीजिएगा, हाँ मैं बाद में थ्योरी वाले पार्ट में बताऊंगा ये सब क्या है। कल क्वेश्चन था कि न्यूरोस्पेरा को, ऐसे था उल्टा था कि पिंक मोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो न्यूरोस्पेरा था, याद रख लीजिएगा इसको। एक बड़ा इजी क्वेश्चन है, हाँ कि जैसे किसी भी पेड़ पौधे की वृद्धि या किसी का, हाँ कोई भी पेड़ पौधा कितना इंक्रीज किया है उसको नापने के लिए हम लोग कैस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं, कैस्कोग्राफ यार गया। और इसकी जो खोज किया था वो भारतीय वैज्ञानिक था जिसका नाम था, हाँ जगदीश चंद्र बोस, हाँ या शॉर्ट में अक्सर ऑप्शन देते हैं GC बोस। हाँ इसने क्या किया था, इसने कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया था, ठीक। आगे बात करें, ये पौधों की वृद्धि को नापने का प्रयोग कर देता है। और ये जो JC बोस था यानी जगदीश चंद्र बोस था, ये भारतीय वैज्ञानिक था। चलिए आगे, हम लोग कवक पढ़ चुके थे। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन बचा यहाँ से कि पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक कवक है, बड़ा इजी क्वेश्चन, इसको याद रख लेगा, ठीक। देखिए बोले कि फसलों की पौष्टिकता के लिए संवर्धन की उत्पादन पद्धति को हम लोग जैव प्रबलीकरण करते हैं। देखिए किसी भी फसल को अगर अच्छी तरह से आपको उसमें टेस्टी बनाना है तो कहीं ना कहीं उसे मॉडिफाई करना होगा, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जैव प्रबलीकरण। याद रख लेगा, क्वेश्चन ऐसे था कि फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग जैव प्रबलीकरण करते हैं, याद रख लीजिए, यही ऑप्शन था। आगे बात करें कि प्रोटोजोआ, हाँ प्रोटोजोआ के अलावा, हाँ बोला कि एनिमल्स, हाँ एनिमल्स क्या लिखे, तो एनिमल एमिलेस एंजाइम क्या लिखा, प्राणी जगत के सभी सदस्यों मौजूद हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अटके था। देखिए बोला कि प्रोटोजोआ, हाँ बोला कि प्रोटोजोआ के अलावा, देखिए प्रोटोजोआ जितने भी जो सभी प्राणी जगत में जितने भी आपको जो भी जीव नजर आएंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ आपको मिल जाएंगे, ठीक। बोला कि प्रोटोजोआ के अलावा, बोला कि इसमें से जो ऑप्शन था एमिलेस, हाँ एमिलेस एंजाइम, जो बढ़िया पड़ेगा। एक प्रोटोजोआ है ये है, और दूसरा है एमिलेस एंजाइम। बोले कि ये दोनों जो है वो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद रहते हैं, कहीं कहीं आपको ये मिल जाएंगे दोनों। तो ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में ये था, ऐसे नाम बोल के पूछा था कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं जो सभी सदस्यों में मौजूद होते हैं, तो वो था एमिलेस एंजाइम, याद रख लीजिएगा, ठीक। बात करें देखो पौधों में, हाँ पौधों में फ्लोएम, हाँ पौधों में फ्लोएम, हाँ देखिए पौधों में फ्लोएम क्या काम है। अब देखिए पौधों में दो होता है, एक होता है फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है, ठीक। फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम क्या करता है, वो खाद्य पदार्थों को अन्न तक पहुंचाता है, मतलब कि जब पत्तियों के द्वारा जब भोजन का निर्माण हो जाता है तो वह तरह तरह तक पहुंचाने का काम फ्लोएम के द्वारा करता है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम नीचे जमीन में जितने भी जो पानी है, पानी को पेड़ पौधे तक पहुंचाने का काम क्या करता है, जाइलम करता है, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन था रेशम के कीड़े, हाँ इसको बड़ा इजी क्वेश्चन है, हाँ लेकिन याद रखिएगा, रेशम के जो कीड़े हैं वो किस पत्ते में पाले जाते हैं, तो वो होगा शहतूत। हाँ ऑप्शन में शहतूत नहीं था, मलबरी था, इसको याद रख लेगा। रेशम के कीड़े जो था वो मलबरी के पत्तों में पाले जाते हैं, याद रख लीजिए। वर्षा के वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था कि जब वर्षा वन हो रहा है तो कोई पेड़ है उसके नीचे जो कोई वनस्पति है, कोई प्लांट अगर उग रहा है तो उसको हम लोग अंडर स्टोरी करते हैं, यही ऑप्शन में था, इसको याद रख लेगा, अंडर स्टोरी। आगे बात करेंगे वर्म, हाँ वर्म जो है स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए क्या लिखे, स्पॉन मैकेनिज्म का अपनाते हैं। बस ये क्वेश्चन था कि कौन ऐसा जीव है जो अपने को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाते हैं, ऑप्शन में वर्म था। वर्म मतलब वही अर्थवर्म बोलिए, वही रिलेटेड होगा, ठीक। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। आगे बोले कि जल में उपचार के लिए, जैसे जल को हम लोग साफ करने के लिए हम लोग क्लोरीन अलग अलग तरह का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से बोले कि जल में उपचार के लिए हम लोग क्लोरोमाइन का प्रयोग करते हैं, क्लोरोमाइन का प्रयोग करते हैं। ऐसे था कि जल को साफ करना है या जल को उपयोग करने के, जल को उपचार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लोरोमाइन का प्रयोग करते हैं, इसको याद रख लेगा, ठीक। बोले कि पेड़ों की कतारों के बीच में उगने वाले फसल को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ एक था कि कोई वनस्पति के नीचे कोई पेड़ पौधा उग रहा है उसको अंडर स्टोरी कहते हैं। अब यहाँ था पेड़ों की कतारों के बीच में कोई पेड़ लगातार कंटिन्यू चल रहा है और उसके बीच में कोई फसल कहते हैं, तो उसे तोंगिया प्रणाली कहते हैं। तोंगिया, इसको यार ये उल्टा पुल्टा नाम है, थोड़ा एग्जाम में काफी बनते हैं, तोंगिया प्रणाली कहते हैं, ठीक।
अब इसमें थोड़ा कलर के बारे में आ जाते हैं कि टमाटर में लाल रंग कैसे होता है। टमाटर में लाल रंग जो होता है वो अक्सर लाइकोपीन के कारण होता है। क्या होता है? लाइकोपीन में। लेकिन ऑप्शन में लाइकोपीन नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में केरेटिनाइड दिया हुआ था। ये केरेटिनाइड क्यों? क्योंकि जो लाइकोपीन है वह एक केरेटिनाइड ही है, मतलब उसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक, देखिए आजकल जो एग्जाम सेंटर है ना, वो एग्जामर जो ले रहे क्वेश्चन, वो उसका जो क्वेश्चन का सेट करने का तरीका एक अजीब करीब है। देख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं, अब कहीं भी लूसन पढ़िए, आपको टमाटर का लाल रंग आपको लाइकोपीन ही मिलेगा, लेकिन केरेटिनाइड कम नजर आएगा। तो लेकिन जो केरेटिनाइड है वो लाइकोपीन का ही भाग है, इसीलिए टमाटर का लाल रंग केरेटिनाइड के द्वारा ही होता है। ऐसे ऑप्शन में लाइकोपीन ही मिलेगा तो लाइकोपीन मारिएगा, लेकिन केरेटिनाइड है तो उसको भी मार दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं, देखो हम लाइकोपीन बोले तो लाइकोपीन के द्वारा और भी तो कोई चीज़ होगा जो लाल होता होगा। ठीक है, तो लाइकोपीन के द्वारा जैसे टमाटर पढ़ लिए, लाल मिर्च, जितने भी लाल मिर्च है, ये तरबूज है, ये सब जो लाल रंग होता है वो कहीं न कहीं लाइकोपीन होता है। अगर लाइकोपीन नहीं होगा तो अगर केरेटिनाइड अगर कहीं नजर आए तो केरेटिनाइड को इजी वे से मार दीजिएगा। हाँ, चलिए आगे। उसी तरह से अगर गाजर पूछे, गाजर में लाल रंग कैसे होता है? तो वह केरोटीन के कारण होता है। ये देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। टमाटर में लाइकोपीन के कारण, लाल मिर्च में लाइकोपीन के कारण, तरबूज में लाइकोपीन के कारण, और गाजर में केरोटीन के कारण। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे। क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन था कि जो था ना, इन निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा और सबसे मोटा घास कौन सा है? तो आपको बांस होगा। बांस एक पौधा नहीं है, बांस एक घास है, और ये आपको सबसे अधिक मिलेंगे। ठीक, बोले कि मृदा में खनिज लवण और जल का अवशोषण मूल रोगों के द्वारा होता है। इसको याद रखिए, मतलब मृदा में इधर भी है क्या, मैं यहाँ तक कवर करता हूँ, मैं दूसरा पार्ट फिर लाऊंगा। देखिए, बोले कि मूल रोम पेड़ पौधे के बाह्य त्वचा से उगते। मूल रोम मतलब कि जो भी जड़ होता है, जड़ के बगल में नजर आएगा। ठीक, पान की लता को मैं रख देता हूँ। एक कुछ आवाज़ आ रहा है बाहर से, मैं बंद करता हूँ यहाँ पे वीडियो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आगे बता दूंगा। ठीक है।